हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एल्गोरिदम होता है जब कोई हम मैथमेटिकल स्टेप्स करते हैं और उसके माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन रहते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं या कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब हम उसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर डाटा को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर डाटा वैसा डाटा होता है जो क्लाइंट फ्रेंडली हो। क्लाइंट फ्रेंडली यानी कि क्लाइंट के लिए अच्छे से रिप्रेजेंट हो या फिर अच्छा से यूज होता हो, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर डाटा। और उसकी एक और कंडीशन होती है कि वो रिलेटिवली वर्क करता है। रिलेटिवली वर्क कहने का मतलब है कि वह डाटा और क्लाइंट के बीच रिलेशन बनाता है और वह रिलेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यदि क्लाइंट जिस प्रकार से चाहेगा डाटा उस प्रकार से उसे, मतलब कि सिस्टम उसे उस प्रकार से डाटा देगा, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली वर्क। तो और इसे ही हम कहते हैं, स्ट्रक्चर डाटा को ही हम कहते हैं रिलेटिव डाटा, यानी कि जो कि डाटा क्लाइंट के यूज में आता हो। आपने फिजिक्स में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा, आपने स्पेस टाइम पढ़ा होगा। उसमें आपको ये पढ़ाया जाता था कि जो स्पेस और टाइम है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि वह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और ये यूनिवर्स स्पेस टाइम फैब्रिक है और यहाँ पे एक दूसरे के बीच रिलेशन बनता है। कैसा रिलेशन? स्पेस टाइम रिलेशन, स्पेस और टाइम के बीच रिलेशन। वैसे ही यहाँ पे एल्गोरिदम में क्या होता है दोस्तों, क्लाइंट और डाटा के बीच रिलेशन बनता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा के बीच डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अनस्ट्रक्चर डाटा इस दुनिया में 90% जो डाटा है वह अनस्ट्रक्चर ही है, यानी कि उसके कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। और 10% या 5% जो डाटा है वह क्या है? वह स्ट्रक्चर है, यानी कि वह लोगों के लिए यूजेबल है, अच्छे फ्रेंडली टाइप का है, यानी कि वह लोगों के अच्छे से काम आता है अनस्ट्रक्चर डाटा के मुकाबले। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ आपको, आप देखिएगा। जैसे कि एक नाम है अमन, एक नाम है, जैसे कि अमन को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है। अमन को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरा है, रवि को पीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है। रवि को पीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है। सौरभ को नीला लाल से ज्यादा पसंद है। ज्योति को हरा सफेद से सफेद रंग से ज्यादा पसंद है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है दोस्तों जो कि शो कर रहा है क्या, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। यानी कि अमन को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है, रवि को पीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है। ये अपने आप में तो स्ट्रक्चर है, लेकिन जो क्लाइंट देखेगा वह एक स्टेटमेंट के तौर पर देखेगा। तो वह यह ना टेब्यूलर फॉर्म में। टेब्यूलर फॉर्म हम आगे बात करेंगे, विस्तार में उसको समझेंगे। अभी के लिए समझ जाते हैं कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर डाटा पे। स्ट्रक्चर डाटा पे बात करने से पहले हम ब्लैक बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। और ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए हम एक कपड़े का यूज करते हैं। कपड़ा हाथ से मिटा देता हूँ दोस्तों।
दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रक्चर डाटा की। जैसे कि नाम है अमन, रवि, सौरभ, ज्योति, शिवानी। तो हमने ये 5 नाम रख लिया। ये नाम है और ये रंग है। रंग ये जो सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि अमन को लाल रंग पसंद है सबसे ज्यादा, रवि को पीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है, और सौरभ को सफेद रंग सबसे ज्यादा पसंद है, और ज्योति को गुलाबी सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरे नंबर पर रंग 2 दे देते हैं। दोस्तों अमन को लाल रंग, रवि को पीला रंग, सौरभ को सफेद रंग, ज्योति को गुलाबी रंग और शिवानी को हरा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। अमन को लाल रंग के बाद सबसे ज्यादा गुलाबी पसंद है, रवि को पीला रंग से ज्यादा बाद लाल रंग पसंद है, सौरभ को सफेद के बाद नीला पसंद है, ज्योति को गुलाबी के बाद पीला पसंद है और शिवानी को हरा के बाद गुलाबी पसंद है। उसके बाद यदि हम बात करें तो अमन को गुलाबी के बाद सफेद पसंद है, रवि को लाल के बाद हरा पसंद है, सौरभ को नीला के बाद पीला पसंद है, ज्योति को पीला के बाद हरा पसंद है और शिवानी को गुलाबी के बाद बैगनी रंग पसंद है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर डाटा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। ये 4 कॉलम के रूप में डिवाइड है हमारा स्ट्रक्चर डाटा। और यहाँ पे रोज भी है 1 2 3 4, यानी कि एक मैट्रिक्स बन रहा है कितना 4x4 फॉर्म का। ठीक है, 4x4 फॉर्म का ये मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें कि रो एंड कॉलम है, रो एंड कॉलम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो डाटा साइंस है या कंप्यूटर साइंस है उसमें हम रो एंड कॉलम को रो एंड कॉलम नहीं पढ़ते हैं। उसमें हम रो एंड कॉलम को ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। दोस्तों आप लोगों ने स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा के बीच डिफरेंस को समझ लिया होगा। अनस्ट्रक्चर डाटा में स्टेटमेंट रहते हैं और वो कहीं कहीं से कुछ और भी स्टेटमेंट रहते हैं, जैसे कि अमन को लाल रंग पसंद है, सचिन को क्रिकेट खेलना पसंद है, रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये कुछ ट्रू स्टेटमेंट्स रहते हैं, लेकिन वह स्टेटमेंट टेब्यूलर फॉर्म में नहीं रहता है, इसलिए वह यूजेबल तो है लेकिन वह रिलेटिवली वर्क नहीं करता है। दोस्तों एल्गोरिदम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके बाद समझना पड़ेगा हमें रिकमेंडेशन और सजेशन। रिकमेंडेशन और सजेशन क्या होता है दोस्तों? जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे या फिर कहीं भी किसी भी ऐप पे और किसी भी सोशल मीडिया पे आप वीडियोस या रील्स देखते होंगे तो वहाँ पे कुछ रिकमेंडेड वीडियो आता होगा, यानी कि वह ऐप आपको रिकमेंड कर रहा है और सजेस्ट भी कर रहा है। तो रिकमेंड और सजेस्ट होता है दोस्तों, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस। इसके बाद दोस्तों परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉम्बिनेशंस। सेट्स की यदि हम बात करें, एक सेट्स बना लेते हैं जैसे कि अमन, रवि, सौरभ,
ज्योति और शिवानी। तो ये मैंने एक सेट्स बना लिया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसको जो पसंद है उसमें लाल, गुलाबी, हरा, सफेद और पीला। पीला सबसे ज्यादा किसे पसंद है? रवि को। रवि के सामने पीला। सफेद किसको सबसे ज्यादा पसंद है? सौरभ को। तो सौरभ के सामने सफेद। अमन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लाल। तो अमन के सामने लाल। ज्योति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ज्योति को गुलाबी और शिवानी को हरा। तो इस प्रकार से ये दो सेट्स हैं और दोनों के बीच रिलेशंस भी दिख रहा है हमको कि किसके साथ क्या रिलेशन है। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। ठीक है, और ये हो गया हमारा बीच में रिलेशन जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। यानी कि बीच में प्रोसेस हो रहा है, एक तरफ इनपुट है एक तरफ आउटपुट है और बीच में प्रोसेस है। प्रोसेस रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट दो सेट्स हैं और ये फंक्शन और फंक्शन का काम कर रहे हैं। दोस्तों फंक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है इसको पहले समझ लेते हैं। दोस्तों फंक्शन और इक्वेशन, ये इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। इक्वेशंस होता है दोस्तों जब दोनों प्रकार के LHS और RHS इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो तभी इक्वेशन बनेगा। इसमें देखिए सबसे पहले इक्वल ही आया है, इक्वल से ही इक्वेशन आया है। अब फंक्शन में क्या होता है दोस्तों? इनपुट होता है और उसके पॉसिबल आउटपुट होता है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसे हम कहेंगे रेंज और इसे हम कहेंगे फंक्शन। यानी कि आउटपुट्स के रूप में कुछ भी आ सकता था, उसे बहुत सारे रंग पसंद है, ठीक है, तो वो सारे पॉसिबल आउटपुट्स आ जाएंगे। जैसे कि अमन को लाल भी पसंद है पीला भी पसंद है, तो पॉसिबल आउटपुट में आ जाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं परम्यूटेशंस की। परम्यूटेशंस दोस्तों यदि नेचुरल नंबर का है तो फैक्टोरियल का काम करता है। जैसे कि 3 फैक्टोरियल है तो हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1 यानी कि 6। और कॉम्बिनेशंस की यदि हम बात करें तो कॉम्बिनेशंस में जैसे कि लाल, पीला, गुलाबी, सफेद और हरा है और इन सब का हमें कॉम्बिनेशंस बनाना है। दो कॉम्बिनेशंस चलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार बनेगा लाल कॉमा गुलाबी, ये कॉम्बिनेशन है। पीला कॉमा गुलाबी, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। गुलाबी कॉमा सफेद, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। हरा कॉमा गुलाबी। तो इसी प्रकार से ये पेयर्स वाइज चलता रहेगा। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस और इसका एल्गोरिदम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम बहुत सारे वीडियोज को कॉम्बिनेट करके उसके जो इंटरेस्ट है दोस्तों उसके हिसाब से बहुत सारे वीडियोज को उसे रिकमेंड करते हैं और सजेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से एल्गोरिदम बनाने के लिए हमें परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, रेंज
इन सब चीज़ों का जरूरी पड़ता है, जो कि हम मैथमेटिक्स में 11th-12th में पढ़ते हैं और इससे आगे भी ग्रेजुएशन मास्टर्स में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कैसे स्ट्रक्चर्ड डाटा बनाने में हमें हेल्प करता है, और फिर एल्गोरिदम बनाने में कैसे सेट्स, फंक्शन, रिलेशन, रेंज, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ये सब हेल्प करता है, ये हमने समझ लिया। इसे कहते हैं दोस्तों हम कलन विधि, कैलकुलेटिव मेथड्स। इसके माध्यम से हम एल्गोरिदम बनाते हैं या सेट्स बनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस और कलन विधि में एक डिफरेंस होता है दोस्तों। कैलकुलस के अंतर्गत हम लिमिट पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आता है। तो ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिमिट की, कि लिमिट क्या होता है। लिमिट दोस्तों, लिमिट जो होता है जिसे हम हिंदी में सीमा कहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उच्च सीमा, अपर लिमिट, या लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। ये दो ही चीज होता है। यानी कि जो भी वीडियोज हम देखते हैं, जिस टाइप की वीडियोज हम देखना पसंद करते हैं, उसका यदि हम एक कंज्यूमर है, वीडियो कंज्यूमर, तो किस प्रकार के वीडियो सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं, वो हो जाएगा हमारा उच्च सीमा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स के टॉपिक्स एल्गोरिदम बनाने में हमारी हेल्प करता है, और किस प्रकार के वीडियोज हम सबसे कम देखते हैं, वो हो जाएगा निम्न सीमा। तो एल्गोरिदम क्या करेगा दोस्तों, कि जो उच्च सीमा है वह हमारे ऐप में भर देगा, हमारे रिकमेंडेशन और सजेशन में भर देगा, जिस कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाते हैं या यूज करते हैं उस ऐप का। तो ऐप वालों को बेनिफिट करने में या फिर हमारी मदद करने में, हम जो चीज़ देखना पसंद करते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, एजुकेशन का वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो वह उस प्रकार के वीडियोज हमें प्रोवाइड करेगा। इससे हमारा भी हेल्प हो जाएगा। हम मनोरंजन चाहते हैं तो मनोरंजन मिल जाएगा, शिक्षा चाहते शिक्षा मिल जाएगा, जो भी चीज़ चाहते हैं वो मिल रहा है, और प्रोड्यूसर को व्यूज मिल रहा है। तो यह एक सर्कल है दोस्तों, और ये एल्गोरिदम सर्कल चलता रहता है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। आपने लिमिट मुझे लगता है अच्छे ढंग से समझ लिया होगा कि लिमिट के हायर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के से हम कैसे रिकमेंडेशन और सजेशन की वीडियो ऐप पे भेजते हैं, और वो कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को हेल्प करता है। कॉन्टिन्यूटी होता है दोस्तों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो एक सर्कल है, मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जा रहा है ग्राफ पे, तो कितना देर तक कंटिन्यूअसली रहेगा, और कभी जाके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ पे हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे वीडियोज में वो कंटिन्यूअसली जा रहा है, और कहाँ पे जाके कंटिन्यूअसली जो फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, वह ब्रेक हो जा रहा है। तो इसके माध्यम से कोई भी एक जो हम वीडियो लगातार रिकमेंड करें या सजेस्ट करें, वो कितना दिन तक रिकमेंड किए, कितना दिन तक सजेस्ट किए, और कितना दिन तक व्यूअर्स उसे अटेंड किया, यह हम पता लगा सकते हैं कंटिन्यूटी के माध्यम से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। दोस्तों अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में दोस्तों हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज आता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। रेट ऑफ चेंज होता है दोस्तों
कि एक वीडियो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जाके चेंज हो गया, ये बड़ा हो गया, या फिर ये छोटा हो जाता, बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, कंटिन्यूअस फंक्शन ब्रेक कर जाए तो वहाँ पे चेंज आ जाता है और वहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर देते हैं और उसके माध्यम से हम बहुत सारे अलग अलग चेंजेस को स्टडी करते हैं और एल्गोरिदम बनाते हैं उस हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से एल्गोरिदम बनाते हैं। और जब बहुत सारे सोर्सेज हो और उन सोर्सेज को ऐड करना हो तब हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी समझ लिए, डिफरेंशिएशन भी समझ लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों एल्गोरिदम में वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी कि देखिए, एक चीज चेंज हो रहा है तो हम बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर देते हैं। यानी कि यदि हम इंटरटेनमेंट की वीडियो देख रहे हैं और वो ब्रेक कर गए तब हो सकता है कि उसका फर्क एजुकेशन के वीडियो पर भी पड़े। हम जितना देर एजुकेशन का वीडियो देखते थे, पहले हम इंटरटेनमेंट का वीडियो ज़्यादा देखते थे और एजुकेशन का कम, अब हम एजुकेशन का वीडियो ज़्यादा देखते हैं, इंटरटेनमेंट का कम। तो ये प्रभाव पड़ता है, ये इफेक्ट पड़ता है और इफेक्ट का स्टडी हम करते हैं एल्गोरिदम बनाने में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वह मान लेगा कि इंटरटेनमेंट का वीडियो क्या है, कांस्टेंट है, तब एजुकेशन के वीडियोज पर, एजुकेशन के अटेंडेंस पर क्या प्रभाव पड़ा है और उस माध्यम से वह सजेस्ट या रिकमेंड करता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आप समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत सारे चेंजेस मान लेते हैं, ये सारी वीडियोज है, ये सारे टॉपिक्स है और यदि हम एक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इन सारे को कांस्टेंट मान लें, और यदि हम दो के बारे में जानना चाहते हैं तो भी सब को कांस्टेंट मान लें, और यदि हम सबके बारे में जानना चाहते हैं और इसको छोड़ देना चाहते हैं तो इसको कांस्टेंट मान लें, यदि हम आधे के बारे में जानना चाहते हैं तो आधे को कांस्टेंट मान लें। तो इस प्रकार से कांस्टेंट मान के हम डिफ्रेंशिएट करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार के एल्गोरिदम बनाना चाहिए। तो दोस्तों कैलकुलस या कैलकुलेटिव मेथड्स के बारे में आप लोगों ने समझ गया होगा कि कैसे हेल्प करता है एल्गोरिदम बनाने में। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, C++, जावा और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें उसे बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना पड़ता है और फिर मशीन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के ही फॉर्म में हमें वापस करता है। फिर हम उससे एक मशीन के द्वारा, जिसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, और भी बहुत सारे मशीन होते हैं, सिंटेक्स एनालाइजर भी होता है दोस्तों। सिंटेक्स एनालाइजर का काम होता है कि जो भी सिंटेक्स भेजा गया उसे एनालिसिस करके उसे चेंज कर देना। और बहुत सारे ट्रांसलेटर मशीन भी आते हैं दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम कि मशीन जो है वह बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, फिर बाइनरी लैंग्वेज में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, बाइनरी लैंग्वेज से फिर मशीन हमें वापस कर देता है। और फिर हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर की बाइनरी लैंग्वेज से वह मशीन क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसफर करके देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्रोग्रामर अंडरस्टैंड करता है और प्रोग्रामर जो है वह फिर से एक नॉर्मल जो लैंग्वेज होता है उस रूप में हमें वापस दे देता है जो हम खोज रहे होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो होता है दोस्तों वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और इसमें जो इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों, ये लेबनीज के द्वारा हुई थी। लेबनीज एक महान गणितज्ञ है, उनका कैलकुलस में भी यूज हमें पढ़ने को पड़ता है लेबनीज प्रमेय के बारे में, और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है बाइनरी लैंग्वेज में भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ हेल्प मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।